आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, आवश्यकता पड़ने पर नए नए चीज़ों का प्रयोग करके सरकार या फिर आम जनता अपने कार्यों को परिवर्तित करती है और उसका फायदा उठाती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत सरकार द्वारा बनाई गई 34 सालों बाद एक बहुत ही बड़े परिवर्तन के साथ बनाई गई नई शिक्षा नीति के बारे में। मैं थोड़ा वीडियो लेट बनाया हूँ, बहुत अध्ययन करके सरकार द्वारा पारित जो भी सिस्टम है उसका अध्ययन करके आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो नई शिक्षा नीति को बहुत ही अच्छे से समझाएगी। तो आप मेरे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप गार्जियन हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं या फिर आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज कुछ नया हम सीखेंगे, हम आने वाले भविष्य का निर्धारण करेंगे। आप अपने बच्चों के लिए भी निर्धारण करेंगे, यदि आप छात्र हैं तो आप खुद के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी और अपने भाइयों के लिए भी निर्धारित करेंगे अपने भविष्य को। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बदलने जा रहा है। जैसा हम पहले के दिनों में अपनी प्रिपरेशन करते थे, एकेडमिक पढ़ाई करते थे, अब वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगी। कैसे बदला सिचुएशन, क्या क्या बदला है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ मूलचूक परिवर्तन क्या हुए हैं। तो क्या बदला है नई शिक्षा नीति में, हम क्रमवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अगर आपको राइटिंग अच्छे से न समझ में आती हो तो आप कोई भी डाउट मुझसे शेयर कर सकते हैं अपना। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस साल से नया सिस्टम क्या है, तो हम पहले अध्ययन करेंगे पहले क्या सिस्टम था और अब कैसे चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम जो अध्ययन करते थे वो 10+2 रैंक के हिसाब से हमारी स्टडी होती थी। यानी हम कक्षा 10 तक पहले पढ़ाई कर लेते थे, फिर बोर्ड एग्ज़ाम देते थे, फिर 11th-12th पढ़ाई करते थे, फिर बोर्ड एग्ज़ाम देते थे। स्टूडेंट, यहाँ पर पूरा सिस्टम परिवर्तित हो चुका है। भारत सरकार ने इस एजुकेशन पॉलिसी को बदल के 10+2 लेवल की पॉलिसी को बदल के 5+3+3+4 रैंक की कर दी गई है। तो हम इस सिस्टम को बहुत ही गहनता से सीखेंगे और आई होप आप अपने दोस्तों को भी समझा पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि स्टूडेंट की आपके फ्यूचर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये 5+3+3+4 जो स्टैंडर्ड तैयार किया गया है, इसका मतलब क्या होता है। बहुत ज़्यादा लोग आप न्यूज़ भी देखे होंगे या फिर आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखे होंगे। इस सिस्टम को समझाने में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो 5 का मतलब है, 5+5 का मतलब है कि आपको फाउंडेशन स्टेज में डाला जा रहा है। अगर बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो पहले उसका जो 5 ईयर होगा वो फाउंडेशन ईयर माना जाएगा और फाउंडेशन स्टेज में उसको हम लेके चले जाएंगे। अब ये फाउंडेशन स्टेज को भी बाई पार्ट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, और फाउंडेशन स्टेज में स्टूडेंट प्री प्राइमरी कर दिया गया है 3 सालों का। इस प्री प्राइमरी में जैसा कि आपको पता है, आप देखते भी होंगे अपने आसपास, छोटा बच्चा घर से निकलता है तो जितना बच्चे का वजन नहीं होता है उससे ज़्यादा वजन उसके पीठ पर बैग का होता है। तो इस सिस्टम को ख़त्म करते हुए सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। इस बोझ को, बच्चे के पीठ पर जो बोझ है उसको हल्का करते हुए 3 साल उसको प्री प्राइमरी में डाल दिया जाएगा। इन 3 सालों में बच्चे को प्लेइंग, खेलकूद से संबंधित तथा अन्य गतिविधियां, खेलकूद और अन्य गतिविधियों से संबंधित उसको नॉलेज दिया जाएगा, जिसको हम खेल में अध्ययन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी द्वारा ये पैटर्न तैयार किया गया है, तो खेल में अध्ययन, उसमें बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। तो ये 3 साल बच्चे के लिए बहुत ही अहम हो जाता है, उसके बोझ को हल्का करता है। बाकी जो 2 साल इसमें के बचे उसमें क्लास 1 एंड क्लास 2 को शामिल किया गया है। यानी 3 साल बच्चे का प्री प्राइमरी होगा और उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 में उसको आगे भेज के 5 स्टेज को उसको क्लियर किया जाएगा। तो इस 5 का मतलब वही मतलब है 3 साल प्री प्राइमरी और क्लास 1 और 2, ये 5 रैंक तक उसकी स्टडी पूरी हो जाएगी।
अब हम बात करेंगे कि इस 5+3 इस 3 का मतलब क्या है। तो 3 में 3 ईयर का मतलब क्या स्टूडेंट, यहाँ पर टोटल आप देखेंगे तो ये भी 12 साल का है, ये भी आपका 12 साल का है, 5 साल 3 5 3 8 8 और ये आगे 4 साल तक बढ़ा दिया गया है। तो ये अगला जो 3 साल है उस 3 सालों को डिवाइड कर दिया गया है क्लास 3 to 5, यानी कक्षा 3 से कक्षा 5 तक को 3 साल की कैटेगरी में रखा गया है। यानी कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 यानी क्लास 3, 4 एंड 5 को स्टेज 2 में रखा गया है। इस स्टेज में बच्चों को उसके फ्यूचर भविष्य से संबंधित उसके भविष्य को निर्धारित करने वाली चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बच्चा अगर मैथ में बहुत अच्छा रोल करता है तो उसको मैथ के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। अगर बच्चे को साइंस बहुत अच्छा है साइंस, तो उसको साइंस के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। आर्ट अच्छा है तो आर्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। इस दरमियान बच्चे को साइंस, मैथ, ड्राइंग, एसएसटी जो उसकी रुचि के हिसाब से अच्छा होगा वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये 3 ईयर का जो प्लानिंग है क्लास 3 से क्लास 5 तक, यानी क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5, तो ये 3 सालों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। इस दरमियान बच्चे के भविष्य से निर्धारित चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आगे हम बात करेंगे अगले 3 सालों का। तो इस 3 सालों में क्लास 6 to क्लास 8 तक को डिवाइड किया गया है। इस स्टेज को मिडिल स्टेज कहा जाएगा और इसमें फिक्स सिलेबस, एक निश्चित पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अगले हम 4 सालों की जो बात करेंगे 4, ये 9 to 12 क्लास तक डिवाइड कर दिया गया है। स्टूडेंट यहाँ पर एक मेजर परिवर्तन किया गया है, मेजर चेंजिंग की गई है। क्लास 9 to क्लास 12 ये 4 ईयर का जो डिवीजन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको लास्ट स्टेज कहा गया है और इस लास्ट स्टेज में बच्चों को एनालिटिकल स्किल यानी विश्लेषण प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो अपने चीज़ों को कैसे दूसरे के साथ हैंडल करते हैं, अपना मूल्यांकन कैसे करते हैं, दोस्तों के साथ अपना मूल्यांकन कैसे करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बच्चों को अध्ययन कराया जाएगा। तो ये क्लास 9 to 12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। जो पहले 10+2 था वो अब कर दिया गया है 5+3+3+4। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। तो आई थिंक आप ये जो 4 पार्टीशन है, 4 पार्ट है, इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी होती हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया है, आप वहाँ पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके बाद हम क्या परिवर्तन देख रहे हैं नई पॉलिसी में, आइए उसको भी समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले की जो शिक्षा नीति थी उसमें स्ट्रीम सिस्टम हुआ करता था। स्ट्रीम क्या है, जैसे बच्चों को साइंस स्ट्रीम दे दिया जाता था या फिर आर्ट स्ट्रीम दे दिया जाता था। तो साइंस साइड, जैसे आप कहते थे साइंस साइड या आर्ट साइड, तो इन चीज़ों में भी परिवर्तन किया गया है। कैसे, आइए समझ लेते हैं। जैसे आप स्ट्रीम सिस्टम में क्या करते थे, हम साइंस स्ट्रीम लेते थे या आर्ट स्ट्रीम लेते थे, उस चीज़ों को पढ़ते थे। बट यहाँ पर स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया गया है। यह एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट परिवर्तन है स्टूडेंट। स्ट्रीम सिस्टम में पहले क्या हुआ करता था कि अगर एक स्टूडेंट साइंस का स्टूडेंट है, अगर वो आर्ट की चीज़ें पढ़ना चाहता है, लाइक मान लीजिए एक साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है और उसकी हिस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ है, हिस्ट्री वो पढ़ना चाहता है, तो पहले के जो पॉलिसी थी वो हिस्ट्री नहीं पढ़ पाता था। लेकिन इस परिवर्तन के बाद, नई शिक्षा नीति आने के बाद, अगर एक साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो हिस्ट्री पढ़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। ठीक वैसे ही जैसे अगर एक आर्ट स्ट्रीम का स्टूडेंट है, अगर वो मैथ उसका बहुत अच्छा है, अगर वो मैथ पढ़ना चाहता है, तो पहले के सिस्टम में वो मैथ नहीं पढ़ पाता था आर्ट का स्टूडेंट। बट अब क्या करेगा, अब इस नए सिस्टम में आर्ट का स्टूडेंट भी मैथ पढ़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन सभी छात्रों के लिए भी। इसलिए मेरे हिसाब से ये जो नया सिस्टम आया है ये इसकी बहुत ही ज़रूरत थी। जैसा कि मैं जानता हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत थी हमारे देश को, हमारे देश के छात्रों के लिए। तो ये स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है, जिसका मैं भी स्वागत करता हूँ सरकार के इस सिस्टम को। आगे हम थोड़ा सा इसमें सीखेंगे कि ऐसा भी ना हो कि अगर एक साइंस का स्टूडेंट है और वो आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो विदाउट किसी रूल के वो पढ़ ले। इसीलिए सरकार ने यहाँ पर एक रूल थोड़ा सा बना दिया है ताकि बहुत अच्छे से सब विषयों का चुनाव किया जा सके। तो इसके लिए पूलिंग सिस्टम लाया गया स्टूडेंट। पूलिंग सिस्टम क्या होता है,
पूलिंग सिस्टम के बारे में हम आपको बताएंगे। पूलिंग सिस्टम होता है कि अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसके साथ आर्ट के कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, इसके बारे में हम नई शिक्षा नीति में सीखेंगे, मतलब हम आपको समझाया जाएगा या दिया जाएगा। पहले पूलिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीम सिस्टम था, अब स्ट्रीम सिस्टम को हटा दिया गया है और कौन सा सिस्टम लाया गया है, पूलिंग सिस्टम। पूलिंग सिस्टम के माध्यम से एक आर्ट का स्टूडेंट साइंस के सब्जेक्ट को भी साइंस के सब्जेक्टों का भी चुनाव कर सकता है और एक साइंस का स्टूडेंट आर्ट के स्टूडेंट का भी आर्ट के सब्जेक्ट का भी चुनाव कर सकता है। जैसे अगर हम आर्ट के सब्जेक्ट हैं, अगर हिस्ट्री से हम एसएसटी से पढ़ते हैं और मुझे फिजिक्स पढ़ना है तो हम पूलिंग सिस्टम के माध्यम से फिजिक्स का चुनाव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब दूसरी परिवर्तन, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिवर्तन है। हालांकि बहुत लोगों ने, बहुत शिक्षाविदों ने सरकार को इस पे थोड़ा सा घेरा भी है कि आप शिक्षा नीति को थोपा जा रहा है। हालांकि विपक्ष और पक्ष में थोड़ा सा ये तालमेल नहीं बनता है। सरकार के अच्छे कामों में भी कमियां निकाली जाती है। तो यहाँ पर सरकार ने एक नया सिस्टम बता दिया कि अगर आप क्लास 5 तक स्टडी कर रहे हैं तो आपकी पूरी पढ़ाई कक्षा 5 तक मातृभाषा में कराई जाएगी। हालांकि यहाँ पर मातृभाषा के लिए कौन सी भाषा का चुनाव किया गया है, तो वो हिंदी है स्टूडेंट, हमारी मातृभाषा। और मातृभाषा अर्थात हमको हिंदी में कक्षा 5वीं तक के सभी पाठ्यक्रम दिए जाएंगे। इंग्लिश होगा बट वो एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा, अर्थात यहाँ पर अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। और यह आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देगी, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति कभी भी बहुत अच्छा कार्य नहीं कर सकता है। तो मातृभाषा कक्षा 5 तक अनिवार्य कर दी गई है, यानी कक्षा 5वीं तक के बच्चों को मातृभाषा में ही समस्त पाठ्य शिक्षा दी जाएगी और अंग्रेजी एक विषय के तौर पे लिया जाएगा। आगे हम बात करें तो एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन जो महत्वपूर्ण है और यही परिवर्तन देश के भविष्य को निर्धारित करने वाला है। क्या है वो परिवर्तन? तो क्लास 6 से आपको कंप्यूटर कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी। बट कंप्यूटर कोडिंग होता क्या है स्टूडेंट, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर कोडिंग जो होता है, कंप्यूटर कोडिंग ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें आप सॉफ्टवेयर बनाना, डाटा तैयार करना, इन सब चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं। हालांकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है कंप्यूटर कोडिंग, ये चीन से हमने चुरा के चीन से सीखी है और इसीलिए चीन भी आगे है, क्योंकि उसमें छोटे बच्चों को ही सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान दिए जाते हैं। इसीलिए आज चीन आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर है। चीन में प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, हमारे जितने भी मोबाइल्स बनते हैं सारे, बहुत से ज़्यादा मोबाइल्स चीन से ही हम आयात करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही मेजर परिवर्तन, क्लास 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी, यानी वो सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे, एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा स्टूडेंट। ये आपके देश के भविष्य के लिए बहुत ही अनिवार्य कड़ी थी। इसी कड़ी में क्लास 6 से ही बच्चों को इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इंटर्नशिप क्या होता है कि यदि अगर कोई बच्चा अपने पढ़ाई के दौरान, क्लास 6 में एंट्री करने के दौरान अगर वो चाहता है कि मैं ड्राइंग सीखने किसी दूसरे टीचर के पास जाऊं, तो ऑफ कोर्स वो पढ़ाई वहाँ पे छोड़ के दूसरे टीचर के पास इंटर्नशिप कर सकता है। जैसा कि हायर एजुकेशन में बीएड के एग्जामिनेशन में, बीएड के सिलेबस में भी ये प्रावधान रखा गया है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कर सकता है। अगर एक बच्चा चाहता है कि मुझे ड्राइंग करनी है, अगर वो अपने पढ़ाई पीरियड में है, वो चाहता है कि मुझे ड्राइंग करनी है, तो बिल्कुल दूसरे टीचर के पास जाके उस दरमियान ड्राइंग कर सकता है। अगर कोई बच्चा म्यूजिक सीखना चाहता है तो अपने पढ़ाई पीरियड में ही वो म्यूजिक जाके सीख सकता है। इसी घटना को इंटर्नशिप कहा जाता है। अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, अगर वो चाहता है क्लास 6 में ही अगर वो चाहता है कि मैं प्रैक्टिकल करूं, तो ऑफकोर्स उसके लिए भी प्रावधान दिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके एजुकेशन सिस्टम का है, जिसका मैं बहुत स्वागत करता हूं। आगे हम बात करेंगे क्लास 9 से 12
सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। इसी परिवर्तन के कारण स्टूडेंट हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कहे कि मतलब उसके बेस को ही पूरी तरह से बदल दिया गया है। यहाँ पर क्लास 9 से 12 तक मैं सभी बच्चों को फिर से बताना चाहता हूँ कि ये आप पार्ट अच्छे से समझ लीजिए। क्लास 9 से 12 तक के पूरे एजुकेशन सिस्टम को सेमेस्टर सिस्टम में बदल दिया गया है। अर्थात पहले क्या होता था, पहले अगर कक्षा 9 में कोई छात्र जाता था तो कक्षा 10वीं में वो बोर्ड, हम 9th के बाद 10th में जब जाते थे तो बोर्ड एग्जामिनेशन देते थे, फिर 12 में जाते थे तो बोर्ड एग्जाम देते थे। बट अब क्या कर दिया गया है, आप 9 से 12 को यानी 4 ईयर को आपका 6 महीने के सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है। यानी अगर आप 10th में हैं तो 9th के 2 सेमेस्टर और 10th के 2 सेमेस्टर आपको देने पड़ेंगे, तभी उसी सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के नंबर को ऐड करके आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। यानी अगर आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th में 9th के 2 सेमेस्टर और 10th के 2 सेमेस्टर यानी 4 सेमेस्टर का जोड़ के और आपका एक नया रिजल्ट बनेगा 10th का। ऐसे ही 2 साल का जोड़ के 10th का बनेगा और 2 साल का जोड़ के 9th का बनेगा। तो 6 महीने के सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है चारों क्लासेस के, यानी 9th के भी 2 सेमेस्टर बनेंगे तो एक फाइनल रिजल्ट बनेगा, और 10th में भी 2 सेमेस्टर बनेंगे तो फाइनल रिजल्ट बनेगा, 11th में भी 2 सेमेस्टर बनेंगे तो फाइनल रिजल्ट बनेगा, और 12th के 2 सेमेस्टर से फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, बच्चे क्या करते थे कि पढ़ाई के दरमियान ही अपनी पढ़ाई को छोड़ के चले जाते थे, फिर एग्ज़ाम देने चले आते थे और एग्ज़ाम देते थे, रिजल्ट अच्छा भी बन जाता था बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते थे। बट यहाँ पर सरकार ने बहुत अच्छा किया है। सेमेस्टर एग्जामिनेशन से क्या होगा कि आपको पढ़ाई अब कंटिन्यूअस करनी पड़ेगी। तो जो लेजी स्टूडेंट थे उनके लिए एक दुखद घटना है, बट जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट, आपका बोझ कम हो जाएगा। 6 महीने पढ़िए फिर एग्ज़ाम दे दीजिए, अब उसका बोझ खत्म, फिर अगले 6 महीने पढ़िए फिर से एग्जाम दे दीजिए, उसका भी बोझ खत्म। तो आपके बोझ को हल्का कर दिया गया है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और जो लेजी स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। इस दरमियान में आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाएगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आपने कैसा बिहेव रखा है क्लास में, फिर आपका जो करिकुलम एक्टिविटी है उसको भी देखी जाएगी, और इन सब एक्टिविटी को देख के आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो आई थिंक आप क्लास 12 तक के पूरे सिस्टम को समझ गए होंगे। हालांकि हायर एजुकेशन में भी परिवर्तन किया गया है, तो जो स्टूडेंट क्लास 12 पास आउट करता है वो किस प्रकार से आगे स्टडी कर सकता है, हम फिर से उसको भी समझेंगे। तो आइए फिर से समझ लेते हैं क्लास 12 के बाद एजुकेशन सिस्टम में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आफ्टर 12, आप अगर एकेडमिक स्टडी अपनी क्लियर करते हैं तो जो आपको मैंने बताया 5+3+3 ये जो आपका सिस्टम मैंने बताया है, नया सिस्टम जो बना है, उस पर मैंने आपको यहाँ तक तो समझा दिया था स्टूडेंट, थोड़ा सा 5, 3 और 4 तक तो समझा दिया था। बट जब आप हायर एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं तो जो पहला परिवर्तन है सबसे इम्पोर्टेंट, वो तो ये कर दिया गया है कि अब संस्कृत शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सबसे पहली बात, हायर एजुकेशन में भी संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आगे हम बात करें आफ्टर 12 मतलब इस सिस्टम के बाद हमको क्या करना है, तो उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है स्टूडेंट। सबसे पहली बात कि हर कॉलेज में संगीत, कला और साहित्य के लिए एक नया सिस्टम बना दिया गया है कि हर कॉलेज में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। पहले क्या होता था कि अगर कोई कॉलेज है तो वहाँ पे आप साइंस के अगर सब्जेक्ट पाते हैं तो आर्ट नहीं हुआ करता था, आर्ट के सब्जेक्ट हैं तो कुछ साइंस नहीं हुआ करते थे। बट अब नया सिस्टम आया है, सभी कॉलेजों में संगीत, कला और साहित्य की शिक्षा दी जाएगी। ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। और सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ पर हुआ है स्टूडेंट, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो पास आउट स्टूडेंट है 12 उनको समझना अनिवार्य है। गार्जियन भी मेरे वीडियोस अगर देख रहे हैं तो वो जरूर इस चीज़ों को अपने बच्चों को समझाएं। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट का मतलब होता है, पहले क्या होता था स्टूडेंट, पहले वाले सिस्टम में कि अगर आप जैसे मान लीजिए हम BA कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं और अगर हम साइड से दूसरा कोर्स करना चाहते थे तो हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं था रेगुलरली कि हम दोनों सब कोर्सेज एक साथ कर पाए। बट जो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट का जो नया पैटर्न बना है
वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी अगर एक आर्ट का स्टूडेंट अगर साइंस के कुछ सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वहाँ पर जाकर वो साइंस के सब्जेक्ट को भी पढ़ सकता है। अगर वो साइंस का स्टूडेंट आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो आर्ट के सब्जेक्ट को भी जाके पढ़ सकता है। दोनों के नंबर्स को क्रेडिट बैंक से जोड़ा गया है स्टूडेंट। यहाँ पर एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है क्रेडिट बैंक। यानी आपके आर्ट के मार्क्स और साइंस के मार्क, इन दोनों को जोड़ के क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा। उस क्रेडिट बैंक के हिसाब से ही आपका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी अगर आप अपने सर्टिफिकेट को कहीं अप्लाई करते हैं तो आपके आर्ट वाले मार्क और साइंस वाले मार्क को ऐड करके क्रेडिट बैंक के हिसाब से ही आपका मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। इसका मतलब कि हम अब इन नए परिवर्तन में, अगर हम बीए कर रहे हैं तो मुझे अगर बीएससी भी करना है तो हम दोनों कर सकते हैं। दोनों के मार्क क्रेडिट बैंक में जोड़ दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। आप आई थिंक आप समझ गए होंगे। समझ गए हो तो थोड़ा सा मुझे भी अब बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ मुझे समझ में आया है। अब आगे हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्ट का स्टूडेंट ह्यूमैनिटी के कोई सब्जेक्ट ले सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आर्ट का स्टूडेंट है, उसको कला आती है, तो वो एसएसटी भी पढ़ सकता है। यानी आर्ट प्लस ह्यूमैनिटी नया सिस्टम कर दिया गया है। यानी आर्ट का स्टूडेंट अब ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, यानी साइंस भी पढ़ सकता है, जो उसका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में हो। आगे हम बात करेंगे कॉलेज एडमिशन में जो पहले जो प्रावधान थे उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। पूरी तरह से ना कहें तो थोड़ा सा मतलब उसमें भी परिवर्तन किया गया। क्या है परिवर्तन? पहले स्टूडेंट क्या होता था कि कट ऑफ के रैंक से कॉलेज में एडमिशन मिला करते थे, या फिर जिस कॉलेज में कट ऑफ नहीं था वहाँ पे एंट्रेंस के हिसाब से एडमिशन मिला करते थे। लेकिन जो नई पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। यानी अगर हम कट ऑफ के हिसाब से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और बाय चांस मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो हम पहले क्या करते थे, हताश हो जाते थे, हम वहाँ से रिजेक्ट हो जाते थे। बट नई पॉलिसी में एक नया सिस्टम लाया गया है। इस कॉलेज एडमिशन में एक CAT देना पड़ेगा आपको, CAT, जिसका नाम मैंने लिख दिया है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देके अगर आप कट ऑफ से नीचे हैं तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए, उसके मार्क्स आपको आपके मेरिट में जोड़ दिए जाएंगे और अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आपके एडमिशन भी हो जाया करेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवर्तन, तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अब हम आगे थोड़ा सा चर्चा करें तो ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, मैं सरकार को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस परिवर्तन के लिए, क्योंकि यह एक ऐसा परिवर्तन है जो छात्रों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ को रोक रहा है और उनकी हताशा को भी दूर करता है। क्या है ये परिवर्तन? तो पहले क्या हुआ करता था, थोड़ा सा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जब हम हायर एजुकेशन में एंट्री करते थे, यानी UG करते थे, PG करते थे, अंडर ग्रेजुएट सिस्टम में 4 सालों का प्रावधान कर दिया गया है। यानी आप 12 पास आउट करते हैं तो आप हायर एजुकेशन 4 सालों का कर दिया गया है। इससे क्या फ़ायदा है? तो अगर आप फर्स्ट ईयर, पहले क्या होता था कि फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करके अगर हम छोड़ते थे तो उसका कोई महत्व नहीं था, सेकेंड ईयर भी पढ़ाई करके छोड़ते थे उसका भी कोई महत्व नहीं था, थर्ड ईयर पढ़ाई करते थे तो जाके हमको एक डिग्री मिलती थी। लेकिन अब जो नया सिस्टम है उसमें क्या परिवर्तन किया गया है? तो अगर स्टूडेंट आप 1 ईयर अगर आप हायर एजुकेशन करते हैं तो आपको ये प्रमाणित किया जाएगा कि हाँ आपने 1 साल का हायर एजुकेशन किया है और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप मान लीजिए मैंने 1 साल पढ़ाई किया, आगे पढ़ाई छोड़ दिया, तो 1 साल का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर मान लीजिए हम 2 साल पढ़ाई करते हैं और 2 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो उसके बाद आपको 2 साल का वो जो आपने स्टडी किया है वो डिप्लोमा के तौर पे आपको दिया जाएगा। तो इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। यानी 2 साल के लिए अगर आप पढ़ाई किए और छोड़ दिए तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, अब डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर हम 3 साल पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलती है, जो कि पहले मिला करती थी। 3 साल करने के बाद हमको बैचलर डिग्री मिलती थी, लेकिन अगर हम 2 साल करके छोड़ दिया करते थे पहले तो उसका कोई महत्व नहीं हुआ करता था। लेकिन नई पॉलिसी में आप अगर 1 साल करके छोड़ते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आप उसका कहीं अपने लाइफ में किसी भी एग्जामिनेशन में उसका यूज कर सकते हैं। 2 साल अगर करके छोड़ते हैं तो डिप्लोमा की आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप 3 साल करके छोड़ते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी।
और अगर हम 4 साल का हायर एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं, 4 साल करते हैं, पर 4 साल की पढ़ाई करते हैं, तो हमको रिसर्च के साथ साथ डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं इस परिवर्तन को बहुत ही सराहना करता हूँ। तो आई थिंक आप पूरी एजुकेशन सिस्टम को समझ चुके होंगे। आपका जो आने वाला भविष्य है, आपके छोटे भाई हैं या खुद आप हैं या आपके आने वाली जो आगे की पीढ़ियां हैं, वो अब इसी सिस्टम को फॉलो करेंगी। और इसमें अगर कोई भी आपको परेशानी हो समझने में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज से भी, कॉन्सेप्ट क्लासेस के फेसबुक पेज से भी संपर्क कर सकते हैं, पेज पे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप, मैंने नंबर दे दिए हैं, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो सभी दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि सबको हमारे देश की नई एजुकेशन सिस्टम समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।